माना कि जनता ने इस बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन क्या विपक्ष को उन्होंने कमजोर मान लिया? क्या मोदी इतने कमजोर हैं जो विपक्ष के जाल में फंस जाएंगे? सरकार बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे धारदार स्पीच दी। 90 मिनट की स्पीच में सरकार से 20 मुद्दों पर सवाल पूछे। अग्निवीर से लेकर रोजगार तक, उद्योग से लेकर किसान कृषि उत्पाद तक। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, सर देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो। जवाब में मोदी ने 2.25 घंटे सदन में दहाड़ दी, कई बार पानी पिया, कांग्रेस के इकोसिस्टम की बात की, शुरू के 40 मिनट अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बाद में कांग्रेस को जमकर लपेटा, बालक बुद्धि तक करार दे दिया। यहां मोदी ने साफ कहा कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, न ही सरकार डरने वाली है। कांग्रेस के इकोसिस्टम को ललकारते हुए कहा उसी की भाषा में साजिश का जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के मुंह में झूठ का खोल लग चुका है, कांग्रेस आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। ये तमाम बातें कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन का गुबार निकाला, लेकिन क्या इतना ही काफी है? ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने। चूंकि मोदी सरकार बनाकर ललकार तो रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार की उम्र और गांठें कब तक मजबूत रहेंगी, जिसके दम पर बीजेपी माहौल पहले जैसा ही रखना चाहती है, ये भविष्य बताएगा। हालांकि मोदी अपने लोग, अपने सिस्टम, अपना अंदाज और अपना राज पर भरोसा करते हैं। शायद इसलिए 2024 में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बीजेपी के मात्र और वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भूल गए थे। 2024 के दिनादेश को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ माना, फिर भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। विपक्ष और आरएसएस बेशक लोक लाज, नैतिक तकाजी, लोकतांत्रिक मूल्यों और गठबंधन धर्म का हवाला देता रहे, लेकिन कुछ दूसरे दलों के साथ मिलकर मोदी न सिर्फ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, बल्कि गठबंधन सरकार का भी स्वरूप उन्होंने अपनी पिछली 2 प्रचंड बहुमत वाली सरकारों जैसा ही बनाया है। सारे अहम विभाग बीजेपी के पास, ज्यादातर मंत्री वही जिनके खिलाफ असल में इस बार का जनादेश माना जा रहा है, जहां तक कि स्पीकर भी अपना और वही जो शायद विपक्ष की नजर में सबसे विवादित है। यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है और यही उनकी पहचान है। मोदी की स्टाइल बेशक खुद उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के अपने 23 साल के दौर को मोदी ने हमेशा ऐसे ही चलाया, ऐसे ही जिया है। 2024 के नतीजे आने से लेकर स्पीकर के चुनाव तक हर कदम पर विपक्ष और राजनीति के कुछ दिग्गजों ने मोदी के प्रधानमंत्री न बन पाने और सरकार गिर जाने का अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन से मोदी और उनकी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर रखे थे, लेकिन विपक्ष के हमलों को पीएम मोदी ने उन्हीं के हथियारों से पलटवार करना शुरू कर दिया, जिसका एक बड़ा सबूत पीएम मोदी ने अपने स्पीकर बनवाते ही दिखा दिया। इमरजेंसी पर मौन, जबकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि संविधान को लेकर राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेताओं के आरोप हवा में लगाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के ही दिग्गज नेताओं ने खुलेआम ऐसे बयान दिए। अयोध्या से मुंह की खाए लल्लू सिंह ने दावा किया था, जनता 400 सीटें दे, हम संविधान बदल देंगे। दक्षिण के एक नेता ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। बीजेपी ने 400 के नारे पर विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने का दावा जोड़ दिया। फिर क्या था, नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान ही नारा लगाना बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार अब भी संविधान बदलने का विपक्ष वाला हथियार भोथरा करने के लिए मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कि दबाव में लेने की कोशिश में जुटा विपक्ष पर जीत की कुंजी ढूंढने रहे मोदी ने काट खोजी है। खुद पर ऐसे हुए हमलों की काट में मोदी 50 साल पुराना ऐसा मुद्दा संसद में स्पीकर के जरिए ले आए, जो आज के दौर के किसी भी कांग्रेस नेता से सीधे साधे नहीं जुड़ता। राहुल प्रियंका तो उस वक्त महज 3-4 साल के बच्चे थे और सोनिया गांधी सियासत से कोसों दूर, लेकिन मोदी ने राष्ट्रपति के मुंह से जो संविधान और इमरजेंसी का मुद्दा उठवाया है, उससे भी मामला बन नहीं पा रहा।
राष्ट्रपति अभिभाषण के जरिए विपक्ष के हर मुद्दे को नकारने की कोशिश की है, वही पुरानी उपलब्धियां गिना दी। किसान, दलित, पिछड़ों, युवा, रोजगार, महंगाई, बॉर्डर सुरक्षा, कश्मीर में लगातार 4 दिन आतंकवादी घटनाएं, चीन के अतिक्रमण के आरोप वगैरह पर शांत रहीं। राष्ट्रपति ने सैन्य ताकत, बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सरकार की तारीफ की, लेकिन अग्निवीर और बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं के उत्थान पर सरकार के पत्र में कुछ नहीं कहा। ये बात और है कि जनता ने राम मंदिर से लेकर मुसलमान आबादी और गहने जेवर छीनने वाले मुद्दों पर काम नहीं आने दिए। अपनी स्टाइल में राजनीति करने और सत्ता चलाने वालों को चुनाव जनता ने आईना दिखा दिया। हकीकत यह है कि आम गरीब जनता से जुड़े हर मुद्दे पर मोदी सरकार कटघरे में है। रोजगार और पेपर लीक मामले में तो सरकार और खुद पीएम मोदी ने चर्चा तक नहीं की, नीट पर चर्चा तक नहीं हुई, लेकिन सरकार की ओर से 18वीं लोकसभा की जैसे शुरुआत हुई वो इशारा करती है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए जनता के ये मुद्दे कितने अहम रहे। मोदी एक बार फिर अपने स्टाइल और तेवर के साथ सत्ता चलाना चाहते हैं और गठबंधन के दौर में उसे बचाने में लगे नजर आते हैं। चुनाव में जो आईना जनता ने मोदी को दिखाया, वही आईना विपक्ष संसद में भी लेकर पहुंचा, लेकिन संसद में विपक्ष से निपटने का मोदी का अंदाज सामने है। इस बार नेता प्रतिपक्ष वो सांसद है जिसकी सदस्यता यही स्पीकर महोदय आनंद फानन ने पिछली लोकसभा में रद्द कर चुके हैं। एक साथ 150 सांसदों को सस्पेंड कर चुकी स्पीकर को एक बार फिर विपक्ष ने इतिहास न दोहराने की सलाह दी। हालांकि इनमें अब के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे, जिन्हें बंगला तक आनंद फानन में छीन लिया गया था। ताला लगाकर लोकसभा आवास समिति को चाबी सौंपने की वो तस्वीर सभी को याद होगी। इस बार भी ऐसा ही कुछ किए जाने की आशंका भी बनी हुई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर देश की अलग अलग अदालतों में करीब 20 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक मामले में राहुल को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जा चुका है, जिसमें चुनाव भाषण में अमित शाह का नाम लेकर आरोप लगाया गया था। इस मामले में फरवरी में व्यक्तिगत तौर पर राहुल पेश हो चुके हैं। जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर बुलाया गया। दूसरे दल तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी में अपने विरोधियों को न बख्शने वाले नेता माने जाते हैं। इससे कई उदाहरण सामने भी हैं। सबसे बड़ा तो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का ही है। राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी और सत्ता सरकार तक लाने वालों को सबसे पहले किनारे किया गया। 2013 में पार्टी ने जब पीएम मोदी पर चेहरा घोषित करने में उनके गुरु आडवाणी ने आनाकानी की तो मोदी चुप रहे। 2024 चुनाव जीतने के बाद एक एक करके वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया। मोदी के आने से बीजेपी का चेहरा भी बदल जाएगा और चरित्र भी। मोदी के केंद्र में आने से पहले बीजेपी 2 धड़ों में बंट गई, एक मोदी के संग, दूसरे आडवाणी के। गोवा में मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की उम्मीद के बीच आडवाणी अधिवेशन से किनारा कर चुके थे। उनके धड़े के तमाम नेता धीरे धीरे मोदी को स्वीकार कर चुके थे। कुछ मन से मजबूरी में थे, क्योंकि सत्ता के लिए मोदी जरूरी थी, प्रतिबद्धता के लिए आडवाणी। जो आडवाणी 11 साल पहले 2002 में राजधर्म से ऊपर मोदी को कर चुके थे, वो अब अपने कद से ऊपर नहीं देखना चाहते थे। राजनाथ से लेकर उमा भारती तक ने धीरे धीरे अपना दामन बचा लिया था। मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर चुका था। सत्ता मिलते ही सबसे पहले इन्होंने निपटाने का काम किया। सारी बाधा किनारे की, आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं का करियर खत्म करने वाले मोदी वन मैन आर्मी वाली छवि फिर बन जाती है। जब लाल कृष्ण आडवाणी को राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आने का निमंत्रण तक मिलता, मोदी पूजा पाठ करके पूरा श्रेय ले जाते, लेकिन वो दर्शन तक को नहीं जा पाते। पूरी कैबिनेट पर मोदी कैसे हावी रहते हैं। ज्यादातर अहम विभागों के मंत्री राज्यसभा से, जिन्हें एहसास रहे कि वे मोदी की कृपा से ही मंत्री बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर जयशंकर या फिर हरदीप पुरी, सब इसी लाइन में हैं। चाहे विदेश में कोई डील हो या देश में किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी, सब मोदी की इशारे पर ही होता है। कहा जाता है कि मोदी सरकार में हर मंत्रालय पीएमओ में बैठे मोदी की भरोसेमंद ब्यूरोक्रेटी चलाते हैं। हालांकि इस बार ऐसा है कि राजनाथ सिंह सभी मोर्चों पर पहले से ज्यादा एक्टिव हैं, चाहे वह विपक्ष बात करनी हो या फिर सहयोगियों से सामंजस्य बैठाना हो। हालांकि सहयोगी दलों में इस बार का मोदी खौफ रहता है, कब उनकी पार्टी में टूट हो जाए और सांसद विधायक निकलकर बड़े दल में समाजित हो जाए, जैसा एलजेपी के साथ पिछले कार्यकाल में हुआ। चिराग को घर तक से बाहर कर दिया गया। अब दौर कुछ और है। अपनी स्टाइल और वन मैन शो के चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त जनता के मुद्दों से भी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सांसदों की संख्या 240 से 275 पार ले जाना है और खुद को पूर्ण बहुमत में पहुंचाना है। लोकतांत्रिक और गठबंधन की परंपरा और मर्यादा से इतर मोदी अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये भी पूरा देश जल्द ही देखेगा। अल्पमत की बीजेपी और गठबंधन की सत्ता मोदी कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या जल्द ही कुछ सहयोगी दलों में टूट होगी? ये वक्त के साथ सामने आएगा। सरकार बीजेपी की है, लेकिन कोई हार्डकोर मुद्दा उनके साथ नहीं दे पा रहा। दैव कृपा भी नहीं है, क्योंकि सरकार बनते ही ट्रेन हादसा हो जाता है। नीट और नेट की परीक्षा गले अटक जाती है। चुनाव से पहले उद्घाटन का फीता काटे गए टर्मिनल की छत भरभरा कर गिर जाती है। ऐसे में आईटीसी लाख कोशिशें करे, लेकिन छवि बचा पाने में संघर्ष ही कर रही है। ऐसा ही हाल सदन में है,
जहां पर इस बार सरकार की चल नहीं पा रही, जिससे पीछे 272 का आंकड़ा पूरा न होना ही वजह है, जिसे पूरा करना ही मोदी का अगला टारगेट होगा। राहुल ने नीट पर चर्चा कराने की कोशिश की तो माइक बंद हो गया। विपक्ष की आवाज बंद करने वाले बटन के दबने से यह आवाज पूरे देश में गूंज रही है। नीट से 24 लाख छात्र तो 1.25 करोड़ परिजन एक मुश्त हलकान है, जिस पर विपक्ष के बोलने से माइक बंद करना और भारी पड़ता हुआ दिखेगा। ये कालखंड की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आगे कैसी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, इस पर भी विस्तार से लिखें।